Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter number 16, chapter named the straight line of class 11th mathematics. So let's start the video from the definition of the slope. The slope of a line is a tangent of an angle which the part of the line above the x-axis make with the positive direction of the x-axis. The slope of line is indicated by the letter m. अब देखिए इसमें क्या कहा इन्होंने कि किसी भी लाइन का स्लोप एक तरह से कह दीजिए झुकाव, स्लोप इक्वल होता है ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ. पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स मेजर एंगल फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इधर से मेजर किया जाए, इधर का एंगल नहीं. पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज. तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट मीन्स tan थीटा जो वैल्यू होगी वो उस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी. और स्लोप को अगर नोटेशन का यूज़ किया जाए तो एज ए एम से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा, वेयर थीटा इज एन एंगल विच फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइन विद ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. मीन्स एक्स एक्सिस के अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल को मेज़र किया जाए तो जो भी एंगल होगा उसके टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी एज ए स्लोप होगी. क्लियर. तो ये हो गया स्लोप की बात. अब ज़रा से यहाँ पे डायग्राम जो दिए गए इसको ध्यान दीजिएगा. ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे इधर भी एंगल बन रहा है, इधर भी एंगल बन रहा है, बट एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो इस एक्सिस से इस लाइन तक आएंगे इन एंटी क्लॉकवाइज. इस तरीके की लाइन है तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये लाइन है इस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. देखिए हम नीचे भी मेजर कर सकते थे बट वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता, वो एंगल आपका निगेटिव हो जाता, तो वो काम नहीं करना है. हमेशा जो एंगल मेजर किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए हम उस स्ट्रेट लाइन तक पहुंचेंगे जिसका स्लोप फाइंड करना है. तो जाहिर सी बात यहाँ पे एक रूल बना दिया गया कि हमेशा जो एंगल ऑफ मेजरमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, वरना पता चलता कुछ लोग इधर का एंगल मेजर करते हैं और कुछ लोग नीचे का एंगल मेजर करते, तो वो कंट्राडिक्शन हो जाता फिर. तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कि हमेशा जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके उस लाइन की तरफ जाना है जिसका स्लोप फाइंड करना है. बट कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये लाइन है तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये लाइन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एंगल जो होगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा. यहाँ पे देखिए दो डायग्राम और बने हुए. इस लाइन के लिए जो स्लोप है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस लाइन के लिए जो स्लोप है 135 डिग्री. इधर वाला एंगल 45 मत सपोज कर लीजिएगा क्योंकि वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गए. एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी स्लोप के एंगल को फाइंड करने के लिए. ठीक है. जब एंगल मालूम हो जाएगा हम tan थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, वो हमारा एज ए स्लोप हो जाएगा. अब देखिए ये जो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपसे, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज मीन्स झुकाव एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री एंड 135 डिग्री. तो सिंपली वी नो दैट tan थीटा m इज इक्वल टू tan थीटा एज ए स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. हियर फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो m tan 30 मीन्स 1/√3. सो स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/√3. tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल देते हैं. tan 135 की वैल्यू भी आपको मालूम है कि -1 होती है. तो ये सारे एंगल का स्लोप आप मालूम कर लीजिएगा. हम सिर्फ और सिर्फ 15 डिग्री की वैल्यू सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से tan 15 की वैल्यू निकाली जाएगी और कैसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम होगा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट. थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री. ओके, थीटा इज इक्वल टू कितना आपको मालूम है, 15 डिग्री. अब हमको अगर से स्लोप निकालना है तो स्लोप के लिए कंडीशन होती है स्लोप ऑफ ए लाइन m इज इक्वल टू tan थीटा. ये ना होता है. इसमें अगर हम थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, tan 15 डिग्री. तो अब अगर से आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं. बट बेहतर है कि इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें. tan 15 के लिए क्या हो जाएगा, इसको ऐसे दो एंगल में रखें, डिफरेंस ऑफ टू एंगल जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं. तो आप इसको tan 60 -45 भी कर सकते हैं एंड tan 45 -30 भी कर सकते हैं. हम tan 60 -45 कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप दोनों रख के सॉल्व कर लीजिए, किसी में भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा. अब यहाँ पे tan a - b का रूल लगा देते हैं. tan a - b क्या होता है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b.
So here a as a 60 and b is equal to 45 degree. So tan a means tan 60 dot tan b means tan 45. Tan a minus tan b upon 1 plus tan a एंड tan b यानी कि tan 45 ये हो गए। अब हमको क्या करना है, इन सब की वैल्यू पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है। आपको tan 50 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। tan 60 मीन्स √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 डॉट 1। तो रिजल्ट कितना आ गया आपको, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आप ये आंसर मान लीजिए, बट बेहतर ये होता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। तो अगर हम उसको रेशनलाइज कर लें तो कितना हो जाएगा, ऊपर √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इस तरीके से √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सो मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √3 माइनस 1। इसको आप न्यूमरेटर को सॉल्व करिएगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर का रूल लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपको मिल जाएगा 3 + 1 माइनस 2√3 एंड नीचे a प्लस बी माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1। तो 4 माइनस 2√3, तो 2 एज ए कॉमन, 2 माइनस √3 अपॉन 2 कैंसिल आउट। सो योर रिजल्ट इज tan 15 डिग्री मीन्स tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3 एज ए आंसर। मीन्स स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 एज ए आंसर। तो इस तरीके से आप रिजल्ट निकाल लीजिएगा, आपको वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये तो एज ए ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के tan थीटा की वैल्यू निकालनी आती है tan 15 डिग्री की, या जो भी एंगल देगा, तो कोई परेशानी नहीं है। आप उसमें सीधी सीधी वैल्यू पुट करते जाइए और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले आइए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गए फर्स्ट क्वेश्चन। अगर से एंगल मालूम हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे। अब अगर से सपोज कर लीजिए आपके पास गिवन पॉइंट हो, सपोज यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी 2 पॉइंट सपोज कर लिया जाए, x1 y1 एंड x2 y2। आप किसी को भी x1 y1 सपोज कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, x1 y1 एंड सपोज हियर इज द सेकेंड पॉइंट, इट्स कोऑर्डिनेट x2 y2। क्लियर। अगर इस लाइन को ज्वाइन किया जाएगा तो जाहिर सी बात ये भी कहीं ना कहीं तो एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही होगी। तो अब अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है, मीन्स इसका स्लोप फाइंड करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। अभी तक क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपके पास एक एंगल था, उस एंगल की वजह से आपने क्या फाइंड किया था, स्लोप फाइंड किया था। अब एंगल नहीं मालूम हो, सपोज वी हैव 2 गिवन पॉइंट विच लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, when 2 given points are x1 y1 and x2 y2, then slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो भी हमको स्लोप मालूम हो जाएगा। एंगल दिया होगा तो बेस्ट है, सिंपल वे में tan थीटा करके सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर एंगल ना देकर आपके पास 2 पॉइंट मालूम हो तो उसके लिए स्लोप के लिए क्या होगा, पहले पॉइंट से हम x1 y1 की वैल्यू निकाल देंगे, दूसरे पॉइंट से x2 y2 की वैल्यू निकाल देंगे, एंड स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, बस ये ध्यान देना है आपको, अगर ऊपर पहले y2 है तो नीचे x2 पहले आएगा, अगर ऊपर पहले y1 है तो नीचे x1 आएगा। मीन्स या तो y2 पहले आना है इसके साथ भी और इसके साथ भी, या तो आपका 1 वाला टर्म पहले आना है, y1 और x1 पहले आएगा। बस यही एक चीज़ ध्यान, ऐसा मत करिएगा कि ऊपर y2 को पहले लिखा नीचे x1 को पहले लिखा, तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। मीन्स हमको क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन जो पॉइंट दिए गए हैं लाइन के, इनका स्लोप फाइंड करना है एंड इंक्लाइनेशन मीन्स झुकाव फाइंड करना है। झुकाव मीन्स एंगल फाइंड करना है। तो अगर हमको स्लोप मालूम हो जाए, m इसकी वैल्यू मालूम हो जाए, तो m इज इक्वल टू tan थीटा रख के हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये और ये फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट तो इजी कुछ लग रहे हैं, हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें रूट आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी में मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है, बाकी तो आप सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट 0,0 एंड -√3,0, -√3,3। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट है,
दो पॉइंट हैं 0,0 एंड -√3,3। किसी भी एक पॉइंट से x1 y1 आपको मिल जाएगा, दूसरे वाले पॉइंट से x2 y2। ये कितना हो जाएगा x1 y1 एंड हियर x2 y2। सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y2 y1 x2 x1 in the formula of the slope. So we get slope is equal to y2 minus y1, so 3 minus 0 and x2 minus x1, so result is 3 upon -√3। अब इसको अगर रेशनलाइज कर लीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा -√3। तो ये स्लोप हो गए, एक आंसर हो गए। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑल्सो, यानी कि अगर हम इंक्लाइनेशन फाइंड करें तो ये स्लोप हो गए m। सो स्लोप इज इक्वल टू आपका एक, अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू -√3। ये हो गया। अब अगर से आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि -√3 tan में क्या होती है, किस एंगल की वैल्यू होती है, तब तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वरना थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे आपको हो सकती है। तो वैसे तो ये अगर माइनस नहीं होता तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, tan 60 इज इक्वल टू √3। बट अगर माइनस दिया गया तो जाहिर सी बात ये सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है। तो इसको लिखा जा सकता है tan, आप 180 माइनस 60 कर लीजिए तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। tan 180 माइनस 60 इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। अच्छा, क्यों हमने 180 किया? क्योंकि tan को tan के फॉर्म में ही लिखना है, तो जाहिर सी बात 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा पे नो चेंज होता है। मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ 180 प्लस या 180 माइनस लग रहा है वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको मिलना है। तो tan 180 माइनस थीटा कर लिया, ये 60 डिग्री की वैल्यू थी, तो tan 180 माइनस 60 इज इक्वल टू -tan 60, -tan 60 की वैल्यू -√3 मिलेगी, इसलिए हमने 180 माइनस 60 किया है। अच्छा, ये मालूम था कि निगेटिव वैल्यू कहाँ होती है, tan की सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 180 माइनस 60 किया। अगर से ये पॉजिटिव होता तो ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता या तो थर्ड क्वाड्रेंट का होता, हाँ या तो थर्ड क्वाड्रेंट का होता, तो वहाँ से भी आप एंगल निकाल सकते थे। बट यहाँ पे निगेटिव है तो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले आपका सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितने हो गए 120 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है। आप चाहिए 120 रहने दीजिए, चाहिए तो पाई के फॉर्म में लिख दीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। क्लियर, ये हो गए दो क्वेश्चन आपके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन द हेक्सागोन PQRSTU R is parallel to PU parallel to QT which side of a diagonals have। अब इस फिगर के जो डायगोनल हैं उसमें से आपको बताना है कि किसका स्लोप पॉजिटिव होगा, किसका निगेटिव होगा, किसका जीरो होगा, किसका इनफाइनाइट होगा। तो स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। जो थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगी, कहाँ कहाँ पे, ये आपको निगेटिव समझनी है। तो बिटवीन 0 to 90 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा tan थीटा विल बी पॉजिटिव। तो अब इसमें आपको समझना है कि कौन कौन से स्लोप का एंगल अक्यूट एंगल के फॉर्म में मीन्स लेस देन 90 डिग्री है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। tan 0 पे वैल्यू 0 होती है, तो आपको देखना है कौन सा स्लोप आपका, कौन से डायगोनल आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एंड tan 90 पे इनफाइनाइट होती है, तो कौन सा डायगोनल आपका परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है या इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। और निगेटिव स्लोप कब होगा, जबकि एंगल आपका क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, मीन्स बिटवीन 90 to 180। तो अब इसमें से आप सर्च कर लीजिए कि कौन से एंगल आपके ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, मीन्स मोर देन 90 डिग्री। तो उस हिसाब से tan की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो या इनफाइनाइट आपको मिल जाएगी। तो इस टॉपिक पे जाने के कोई मतलब है नहीं। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। यूजिंग स्लोप डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब स्लोप का यूज़ करके आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट आपके कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है। तो आइए देखते हैं इसमें पहले कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए आपसे ये पूछा गया है कि अगर से आपके पास 3 पॉइंट हो, सपोज कर लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी हम सपोज कर लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 रख लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास ए बी सी 3 पॉइंट है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि इसमें से ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब हो गया तीनों पॉइंट आपके एक स्ट्रेट लाइन में है ना।
अगर से स्ट्रेट लाइन में होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो स्लोप है वही स्लोप आपका पॉइंट बी और पॉइंट सी का होगा। मीन्स स्लोप ऑफ ए बी उतना ही होगा जितना कि स्लोप ऑफ बी सी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पॉइंट इसमें कॉमन है, चाहे हम ए बी और ए सी निकालें तो पॉइंट ए एज ए कॉमन हो जाएगा, ए बी बी सी निकालें तो पॉइंट बी एज ए कॉमन हो जाएगा, तो या सी बी सी ए निकालें तो पॉइंट सी एज ए कॉमन हो जाएगा। तो अगर से 3 पॉइंट दिए हैं और हम दो पॉइंट को लेकर स्लोप फाइंड करें और वो स्लोप हमारा इक्वल मिल जाए तो 100% ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर है, मीन्स इन ए स्ट्रेट लाइन। बट अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग मिल जाए, ए बी और बी सी का स्लोप अलग मिल जाए, तो जाहिर सी बात वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तभी उनका स्लोप अलग आ रहा है। यही होगा ना। ये हो सकता है कि एक ये स्लोप आप इसको लेके सॉल्व करिए या ए और सी बी और सी को लेके सॉल्व करिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। हमने ए बी बी सी लिखा है, बी एज ए कॉमन लिखा है, आप ए एज ए कॉमन ले सकते हैं, आप सी एज ए कॉमन ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमको स्लोप से मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि कोलिनियर है। अच्छा, स्लोप कैसे निकलता है? सपोज कर लीजिए हमको ए एंड बी का स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हम ए बी का स्लोप निकाल देंगे। ऐसे ही बी एंड सी का स्लोप निकालना होगा तो y में से माइनस करेंगे, x के कंपोनेंट को x से माइनस कर देंगे, उसके बाद सॉल्व करके रिजल्ट देखेंगे। अगर से रिजल्ट सेम आ गया तब तो स्लोप आपके सेम होने पर लाइन कोलिनियर होगी, अदरवाइज वो लाइन आपकी कोलिनियर नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है? यूजिंग स्लोप डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट हैं इसमें से कौन कौन से पॉइंट कोलिनियर है विद द हेल्प ऑफ द स्लोप। तो पहले हमको स्लोप फाइंड करना होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर स्लोप सेम आ रहा है तो वो सारे पॉइंट आपके कोलिनियर है, अगर से स्लोप सेम नहीं है तो वो पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, आप ए और बी का स्लोप निकाल दीजिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन में निकालिएगा। उसके बाद बी और सी का स्लोप निकाल दीजिए। अगर से दोनों सेम है या नहीं सेम है वो आप फिर अपना उसको चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप अपने से करिएगा, 11th स्टैंडर्ड में इतना काम तो खुद से हो ही सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड y इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज दिस। अब देखिए ये x1 y1 x2 y2 एंड स्लोप इज इक्वल टू m। तो स्लोप के फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज स्लोप ये एंड ये। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे क्या है, आपसे ये कहा गया है कि अगर से 2 लाइन है और उनके स्लोप मालूम है तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। आइए इसको समझते हैं पहले। अब देखिए हमको क्या करना है, 2 लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन 2 गिवन लाइन। तो सपोज कर लीजिए एक लाइन आपकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से गई है, तो इस लाइन का कुछ स्लोप होगा ना। हम सपोज कर लें इसका स्लोप है m1, ठीक है ना। इसी तरीके से एक लाइन यहाँ सपोज कर ली जाए, इसका स्लोप मान लिया जाए m2। तो अब इस दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो आपको फाइंड करना है। ये सपोज कर लीजिए ये एंगल आपका एज ए थीटा है। तो अगर से हमको दोनों लाइन का ये एंगल मालूम हो जाए कि ये पहली वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है और दूसरी क्या एंगल बना रही है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, थीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी। लेकिन अगर से एंगल नहीं मालूम है, स्लोप की वैल्यू मालूम है, सपोज कर लीजिए m1 एंड m2 आर गिवन, देन एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन tan theta is equal to m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे देखिएगा जो माइनस का साइन यूज हुआ है वो इक्विवेलेंट डिफरेंस के फॉर्म में है। इस एग्जैक्ट माइनस नहीं लिखा, वो इक्विवेलेंट डिफरेंस लिखा है। मीन्स जो ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को माइनस करना है। इफ़ m1 ग्रेटर देन m2 देन m1 माइनस m2। इफ़ m2 ग्रेटर देन m1 देन राइट m2 माइनस m1। वो आप अपना समझ लीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है, उस हिसाब से हमको डिफरेंस निकालना है। हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर करिएगा। अपॉन में 1 प्लस m1 m2 है, उससे कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है। तो इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में क्या क्या दिया गया है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स आर 2 and -1, सपोज m1 इज इक्वल टू 2 and m2 इज इक्वल टू
-1। तो इसमें ग्रेटर तो क्लियर है कि 2 एज ए ग्रेटर, तो tan थीटा मीन्स एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन सपोज एज ए थीटा, then tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Now substitute the value of m1 and m2 in the above formula. कितना हो जाएगा? tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 plus 1 3 and 1 minus 2 is equal to -1 means angle between the tangent of an angle between two line as a -1। तो अब आपके साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पे और आ रही है कि हमको tan -3 की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू नहीं मालूम है कि -3 कितने डिग्री पे होती है। तो आप इसके लिए या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का यूज़ करिएगा या सिंपली रख दीजिएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -3, क्योंकि ये वैल्यू लर्न करने वाली तो नहीं है, तो आपके पास टेबल होगी तभी आप रख पाइएगा, या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो हम उसमें से वैल्यू देख के रख सकते हैं। बहरहाल अगर दोनों ऑप्शन नहीं है आपके पास, चॉइस नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया, तो सिंपली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -3, ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सेम एज ट्राई टू सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर से आपका यहाँ पे एंगल पॉजिटिव मिलता तो ये tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलती तो यानी कि एंगल आपका एक्यूट एंगल होता, बट tan थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव मिल रही यानी कि एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। तो एंगल देखिए दो तरीके से स्ट्रेट लाइन के बीच में बन रहा है, एक तो ये एंगल है और दूसरा एंगल आपका ये है। तो हम नॉर्मली जो एंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं वो एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बेहतर ये है कि हम जब tan थीटा का यूज़ करें तो इसको इस तरीके से लगाने, मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ये सेम एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। तो ये रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा? +3। तो +3 की वैल्यू देख लीजिएगा क्या होगा। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव का सेंस बस इतना है कि आपने कौन सा एंगल बताया है, ये एंगल बताया है, ये वाला एंगल बताया है। ये भी तो देखिए लाइन के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से मेज़र तो इसको भी किया जा सकता है और एक्स एक्सिस से मेज़र के लिए ये भी डायरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे थीटा या वो थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव आने को बेहतर ये है कि अगर हम इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू निकालना शुरू कर दें तो हमको 100% सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी जो बुक से आपके मैच हो जाएगी। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अगर से tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 दिया गया, आइए इस फॉर्मूले को अलग से लिख लेते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। सपोज कर लीजिए ऐसे आपने अभी लिखा था कि tan थीटा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 एंड m2। अब यहाँ पे दो काम हो सकता है, या तो एंगल हमने निकाला, tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, बट सपोज कर लीजिए हमको ऐसा मालूम है कि दोनों स्ट्रेट लाइन आपकी पैरेलल है ना, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो अगर से पैरेलल लाइन होगी तो जाहिर सी बात एंगल भी सेम होगा, एक्स एक्सिस के साथ उनका स्लोप सेम होगा, यानी कि उनके बीच में एंगल कितना बना, tan थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 डिग्री। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इनके बीच में तो एंगल 0 मिल रहा है ना, तो tan 0 होने पर tan 0 ये किस कंडीशन पे? पैरेलल पे। तो tan 0 होने पे क्या बच जाएगा आपको? ये 0 हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। ओवरऑल जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको रिजल्ट क्या मिला? m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 मिल गए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका स्लोप क्या होता है? सेम होता है। ये सब आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, इसलिए इतने शॉर्टकट थोड़ा सा काम हो रहा है। बट अगर ऐसा होता कि जो लाइन है वो आपकी जस्ट परपेंडिकुलर होती, मीन्स एक लाइन ऐसे होती और एक लाइन सपोज कर लीजिए उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होती, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड होता वो कितना होता? 90 डिग्री। तो अगर से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। क्लियर? यानी कि हमको क्या मिलता? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 में अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो tan 90 की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तब होगा जब कि किसी भी न्यूमरेटर में 0 से डिवाइड किया जा रहा हो, तभी तो इनफाइनाइट होता है ना, अनडिफाइंड। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू कितनी हो गई?
1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। मीन्स परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या हो गई, m1 इज इक्वल टू माइनस m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये समझिएगा कि अगर से आपकी लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम हो गई, लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इज इक्वल टू -1। और उसके अलावा कोई और एंगल है तो हमने सिंपली यहाँ पे निकाला हुआ है, जो भी एंगल होगा वो आपको मालूम हो जाएगा। बट जो एंगल निकालिएगा वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में निकालिएगा ताकि आपको एंगल पॉजिटिव मिले। क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि tan थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मीन्स एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन फाइंड करना था। m1 एंड m2 आपको मालूम था, मीन्स दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम था। बट ये भी तो हो सकता है ना कि ये थीटा की वैल्यू मालूम हो जाए, m1 की वैल्यू मालूम हो जाए, m2 आपसे पूछा जाए, या ऐसा हो जाए कि थीटा की वैल्यू मालूम हो, m2 की वैल्यू मालूम है, m1 की वैल्यू मालूम करना हो। तो जो भी वैल्यू दी जाएगी, अगर m1 m2 दिया है तो सिंपली वैल्यू पुट कर दें, सॉल्व कर लें, tan थीटा मालूम हो जाएगा। बट अगर tan थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते होंगे, m1 की वैल्यू निकाल सकते होंगे, तो m2 की वैल्यू भी सॉल्व की जा सकती है। क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है उसकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो हमको जो रिक्वायरमेंट होगी वो मालूम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन ऑफ द स्लोप दिस। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू मालूम है और आपको एक सपोज कर लीजिए m1 की वैल्यू मालूम है -6/5, m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली tan थीटा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m2, m1 m2 उसमें ला के वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा tan 45 1 है तो और इजी सॉल्व करना, एंड राइट साइड में m1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, m2 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। अब देखिए इंटीरियर एंगल आपसे पूछा जा रहा है, आइए इसके पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये काम आपसे हो पाएगा कि नहीं। यहाँ पे आपको क्या क्या मालूम है कि ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, मीन्स यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 सपोज कर लीजिए, इस तरीके की चीज़ें आपको मालूम है। तो ये एंगल मालूम है हमको, ये एंगल मालूम है, और इसी तरीके से यहाँ पे ये एंगल मालूम है। आपसे कहा है कि इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल फाइंड करिए, मीन्स आपको ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं, फिर ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, अगर स्लोप ऑफ MAB फाइंड कर लें, MAB हो जाएगा ना डिस्टेंस, वो कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो स्लोप ऑफ AB मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम होगा स्लोप ऑफ AB, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसी तरीके से स्लोप ऑफ BC फाइंड कर लीजिए और स्लोप ऑफ CA फाइंड कर लीजिए। आपने तीनों स्लोप मालूम हो गए। अभी एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है एंगल फाइंड करने का, सपोज कर लीजिए हमको एंगल A फाइंड करना है, तो tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, अब ये दोनों स्लोप को लेंगे ना, MAB माइनस MCA अपॉन 1 प्लस MAB MCA। तो अब अगर हम इसमें वैल्यू ला के पुट कर दें तो हमको एंगल A मालूम हो जाएगा। इसी तरीके से tan B के लिए MAB एंड MBC को लेना होगा, और tan C के लिए MBC MCA को लेना होगा। किसी को भी आप फर्स्ट एंड सेकंड सपोज कर लेते हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, पहले तीनों को स्लोप फाइंड करना है, उसके बाद दो दो स्लोप को लेकर tan A tan B tan C की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज। अब यहाँ पे ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो पैरेलल है दूसरी लाइन के। तो सपोज कर लीजिए M1 है, अभी बात हुई थी ना कि अगर M1 और M2 आपकी पैरेलल लाइन होंगी तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होते हैं, M1 इज इक्वल टू M2। ये देखिए हम लोगों ने देखा था ना, M1 M2 अगर इक्वल है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल, और M1 M2 का प्रोडक्ट -1 है तो लाइन क्या होगी आपकी, जस्ट परपेंडिकुलर। तो अगर हमको M1 मालूम है तो M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरीके से M1 मालूम है M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या दी गई है ये हमको ध्यान देना है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है या परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपसे, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज दिस, यानी कि M1 की वैल्यू ये है और पैरेलल लाइन का स्लोप फाइंड करना, तो M1 इज इक्वल टू M2 रख दीजिएगा, आपको स्लोप मालूम हो जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन विच इज पासिंग टू द पॉइंट।
अब यहाँ पर स्लोप ना देकर आपको पॉइंट दिया गया, तो जो m1 का स्लोप होगा वही m2 का स्लोप होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो यहाँ से दोनों पॉइंट से आप स्लोप की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। ये स्लोप हो गया पैरेलल लाइन के लिए। परपेंडिकुलर के लिए क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन टू द हुज स्लोप इज दिस। यहाँ पे m1 मालूम है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर m1 मालूम है, m2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी पॉइंट दिए गए होंगे, आपको परपेंडिकुलर का पहले इसका स्लोप निकाल दीजिए 2 पॉइंट का यूज़ करके, वो आपका स्लोप m1 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन लगा दीजिएगा कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, m2 की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। इसी तरीके से बचे हुए क्वेश्चन भी लगाने की कोशिश करिएगा। In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. In next video, we will start another exercise 16b. Thank you everyone. Goodbye.